हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों, जो क्लास 12 सोशियोलॉजी के स्टूडेंट यानी चैप्टर 1 आज का हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जो आपका चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्लास 12 आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों आज का बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर 1 है बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर को हम रिवीजन करेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। फुल एक्सप्लेनेशन देंगे हम आपको मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जो कक्षा 12 के छात्र हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पढ़ना है। ये आपको जो पहला चैप्टर है आपका भूगोल का, जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी का। आपका ये वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो भी हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि आपको इस चैप्टर से कितना नंबर क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहता है। तो जियोग्राफी चैप्टर 1 है दोस्तों, याद रखिएगा। आपका चैप्टर जो है वो चैप्टर 1 है। आपका चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र जियोग्राफी। न्यू बुक के आधार पर हम पढ़ाएंगे। जो आपका 2023 या 24 का बोर्ड परीक्षा है, जो आपका न्यू बुक के अनुसार हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर। एनसीईआरटी विथ सॉल्यूशन यानी आपका विथ एक्सप्लेनेशन, आपको किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करना है बोर्ड एग्जाम में मानव भूगोल की तरफ से, तो वो आपका हम फुल एक्सप्लेनेशन देंगे और एनसीईआरटी ये बुक के आधार पर आपका रहेगा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आपको हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आज दोस्तों इस वीडियो में। तो आपका पहला जो रहता है मानव भूगोल। सबसे बड़ी बात रहती है हमारे चैप्टर का पता रहना कि चैप्टर क्या है, चैप्टर किसे कहते हैं, चैप्टर क्या कहलाता है, चैप्टर में जो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है ये किस प्रकार से है। तो मानव भूगोल का यहाँ पर दोस्तों बात हुआ है। तो मानव भूगोल का एक तात्पर्य है कि किसी भी विषय को अपना, मानव भूगोल का एक अपना परिभाषा है, एग्जाम्पल है और अपना इंट्रोडक्शन है कि मानव भूगोल किसी भी विषय का अपना प्रकृति होता है। किसी भी विषय का दोस्तों एक अपना प्रकृति होता है। ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल की अपनी प्रकृति है। यानी मानव भूगोल जैसे कि किसी प्रकार का एक आप रख लीजिए, किसी भी विषय का अपना एक प्रकृति होता है कि संस्कृत का, ये संस्कृत भाषा का है तो जियोग्राफी कहा गया, ये दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में, हमारे वायुमंडल के बारे में बताता है। वैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश भाषा सिखाता है। वैसे हर सब्जेक्ट, विज्ञान हो गया, विज्ञान हमें साइंस के बारे में बताता है। तो उसी प्रकार से मानव भूगोल भी है कि किसी भी विषय का अपना एक प्रकृति होता है। ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल की अपनी एक प्रकृति है। यानी जो आपका एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि इस प्रकार से आपका ये होता है मानव भूगोल का। अब देख लेते हैं दूसरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जो चैप्टर का होता है। मानव भूगोल के आधार पर ही पूरा दोस्तों रहता है। तो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जो दूसरा है एलएनसी सैंपल के अनुसार कुछ अपना एक टिप्पणी रख रही है कि हमारे अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा ये हो सकता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्ट स्टूडेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी सब्जेक्ट की तैयारी पूर्ण रूप से हमारी चैनल पर कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, ये काफ़ी धांसू चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो आपका पूरा किताब का निचोड़ है इसी चैप्टर से आता है। जो पूरा आपका निचोड़ है चैप्टर, यानी पूरा जो आपका किताब है, बुक का निचोड़ है, चैप्टर 1 से ही शुरुआत होता है दोस्तों। तो एलएनसी सैंपल के अनुसार है मानव पृथ्वी का धूल है। प्रकृति मानव को जैसा चाहे वैसा ढाल सकता है, रंग दे सकता है, बर्बाद कर सकता है। प्रकृति के सामने मानव को कोई अस्तित्व नहीं है। तो इनके अनुसार क्या है, एलएनसी सैंपल के अनुसार कि मानव पृथ्वी धूल है, मानी पृथ्वी एक धूल है। प्रकृति मानव को जैसा चाहे, यानी प्रकृति जो हमारा ये प्रकृति है, मानव यानी इंसान को जैसा चाहे वो ऐसा वो ढाल सकता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण यदि आप करते हैं तो उस प्रकार से आपको जो मानव होती प्राकृतिक आपदा हो गई, जैसे भूस्खलन हो गया या बाढ़ हो गया, तो ये क्या है, मानव ये प्रकृति आपदा है, प्रकृति है, ये प्रकृति जो चाहे वो कर
सकती है। तो वैसे वैसे इसमें भी है कि मानव भूगोल जैसा चाहे वैसा ढाल सकता है, रंग दे सकता है, बर्बाद कर सकता है आपको। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि भूस्खलन हो सकता है या समुद्र में बाढ़ आ सकता है, तो किसी प्रकार से आपको बर्बाद भी कर सकता है। प्रकृति के सामने मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। जो मानव का अस्तित्व है, इंसान का अस्तित्व है, प्रकृति के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो इसके अनुसार ये है, एलएनसी सैंपल के अनुसार। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये दोस्तों, मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। एक जो आपका पूरा बुक का निचोड़ रहता है इसी चैप्टर से स्टार्ट रहता है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। जो पहला हमारा है, एलन सुमंथ अंगस्टन द प्रिंसिपल इन जियोग्राफी पुस्तक लिखी है। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि बोर्ड एग्जाम क्या आपके अनुसार जो इसके अनुसार ये पूछ लिया जाता है। एलन सुमंथ अंगस्टन द प्रिंसिपल इन जियोग्राफी पुस्तक लिखी है। यानी जो पुस्तक लिखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय में पूछा जाता है दोस्तों कि एलन हंगस्टन के अनुसार कौन सी पुस्तक लिखी गई है, या ये भी पूछ सकता है कि द प्रिंसिपल इन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ये बता देना है कि एलन हंगस्टन इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, यानी आपको 4 राइट आंसर में से आपका 3 गलत रहता है और 1 ट्रू रहता है, यानी 1 सही रहता है, 3 गलत रहता है। तो आपको उन्हीं में से एक को जो आपका चयन करना होता है, आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों ये बता दिया है आपका, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिख रही तो वीडियो को क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। आप वीडियो को यदि आप क्वालिटी बढ़ा लेते हैं ताकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट से आप देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, भूगोल का जनक हिकेटियस कहा जाता है। यानी भूगोल के जो जनक है हमारे हिकेटियस हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस जो है दोस्तों भूगोल के जनक कहलाते हैं। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपका पूछ लिया जाता है कि हिकेटियस को क्या कहते हैं, यानी हिकेटियस किसे कहते हैं। और मानव यानी आपका जो भूगोल है, भूगोल के लेखक कौन है, यानी भूगोल पुस्तक किसने लिखी है, भूगोल के जनक किसे कहते हैं, हिकेटियस किसे कहा जाता है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो भूगोल को जनक कहलाता है हिकेटियस है। और यदि आपका बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भूगोल के पिता कहलाते हैं कौन, तो भूगोल के पिता आपका कौन कहलाता है दोस्तों, आपको भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं, इरोस्ट्रोस्थनीज आपके भूगोल के पिता कहलाते हैं। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका शामिल होगा। ये 1 नंबर आपको इसमें भी मिल गया दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर है, प्राचीन महाकाव्य एवं भौगोलिक सूचना स्रोत नहीं है। यानी प्राचीन महाकाव्य एक भौगोलिक सूचना स्रोत नहीं है। तो जो हमारा चौथा में है, ये जो प्राचीन महाकाव्य है एक ये भौगोलिक सूचना स्रोत नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ ले आता है। जो चौथा है, ग्रीव टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। यानी जो ग्रीव टेलर है वो नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। और जो 5वां है, मात्रात्मक क्रांति एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मात्रात्मक जो क्रांति है एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है दोस्तों। उसके बाद में 6वां है, सामाजिक भूगोल चिकित्सा भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ये भी आपका बहुविकल्पीय में शामिल हो जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और 7वां है, मानव भूगोल को जनक रेटजल को कहा जाता है। जो मानव भूगोल को जनक है वो रेटजल को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जो जनक हैं दोस्तों वो कौन है, रेटजल हैं। ये भी पूछ लिया था आपका भूगोल में, यदि आपका पूछ लिया कि इनके जनक कौन है तो वो है हिकेटियस। और मानव भूगोल के जो जनक है, यानी कई पार्टों में डिवाइड रहता है दोस्तों। जो आपका पार्ट रहता है मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, तो ये सब भूगोल के जो पार्ट होते हैं मानव भूगोल के ये होते हैं दोस्तों। तो मानव भूगोल के जो प्रेजेंट टाइम में है जनक है रेटजल है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे धांसू वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको हम कराते रहते हैं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है। और 90 या 80% आपको मार्क लाना है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो यदि आप अभी नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मानव भूगोल विभिन्न शाखाओं का वर्णन, ये जो मानव भूगोल है दोस्तों इनकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन किस प्रकार से करना है। तो हमने जैसे आपको पहले बताया था, जो मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं दोस्तों, बहुत सारी हैं। निम्न प्रकार का मतलब यानी कई सारी हैं दोस्तों। तो जो पहला हमारा है आर्थिक भूगोल।
आर्थिक भूगोल में पहला क्या होता है दोस्तों, आर्थिक भूगोल का हम परिभाषा देख लेते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति को दोहन करता है, यानी जो आपका मनुष्य है या आप हैं, ये जो हमारे लोग जैसे मनुष्य हैं, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण क्या है, शाखा है जो मानव भूगोल है। जैसे मानव भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल, उसी प्रकार से आर्थिक भूगोल भी है। किसकी शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है किसकी, मानव भूगोल की। दोस्तों याद रखिएगा, आपको बस समझना जरूरी है, आपको रटना नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि किस जगह पर क्या बैठेगा, हमारा उत्तर क्या होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, हम किस प्रकार से लिखें बोर्ड एग्जाम में ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति का दोहन करता है, प्रकृति का मनुष्य अपने जीवन यापन में कई जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है तो जैसे पन्नी हो गई या कई प्रकार से चीज़ें हो गई, गंदगी चीज़ें जो सड़ती नहीं है, सालों तक नहीं सड़ती, तो उससे क्या होती है, वायु प्रदूषण होता है और वायु जो हमारा नेचर होता है वो खराब होता है। तो इसी को कहते हैं प्रकृति अपने ही आप जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति का दोहन करता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा जो है दोस्तों सांस्कृतिक भूगोल, जो आपका दूसरा है, पहला हमने आपको आर्थिक भूगोल के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन बता दिया कि किस प्रकार से आपका आर्थिक भूगोल में होता है, उसी प्रकार से दूसरा आपका सांस्कृतिक भूगोल है। सांस्कृतिक भूगोल में भी कई प्रकार से आते हैं, जैसे सांस्कृतिक मानो दोस्तों आपको समझना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को अभी आपने शेयर कहीं किया अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना रहेगा जिस प्रकार से हम अभी प्रेजेंट टाइम में आपको बता रहे हैं। लिख कर हमने आपको बताया है कॉपी पर, आपको बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से लिखना होता है और इसी स्ट्रैटेजी से लिखना रहता है जिस प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं। तो सांस्कृतिक मानव भूगोल यानी सांस्कृतिक भूगोल हम आपको बता रहे हैं। तो सांस्कृतिक मानव भूगोल जीवन का आवश्यक और अभिन्न अंग है। सांस्कृतिक सीखे हुए हर व्यवहार को कहा जाता है जिस विद्वान में किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रतिरूपों, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों तो सांस्कृतिक भूगोल में निम्नलिखित इसकी विशेषता क्या है, भूगोल यानी जो चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र, उनके अनुसार जो कहा जाता है कि सांस्कृतिक भूगोल मानव जीवन का एक आवश्यक अभिनव अंग है। जैसे ये मानव भूगोल का एक अंग है, किसका, मानव भूगोल का सांस्कृतिक भूगोल में। और सांस्कृतिक सीखे हुए हर व्यवहार को कहा जाता है, जो संस्कृति हो, भाषा होती है, वो सीखे हुए हर व्यवहार को कहा जाता है जिस विद्वान में किसी क्षेत्र को सांस्कृतिक रूपों, रीति रिवाज, धार्मिक यानी रीति रिवाज धार्मिक और गांव में या समाज में विशेषों तथा परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा आपका होगा सांस्कृतिक भूगोल। जो तीसरा है जनसंख्या भूगोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों ये हमने आपको आर्थिक भूगोल बता दिया, सांस्कृतिक भूगोल बता दिया। तीसरा हम आपको बताने वाले हैं जनसंख्या भूगोल किसे कहते हैं और जनसंख्या भूगोल का क्या अभिप्राय है बोर्ड एग्जाम में, इसका क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों तो जनसंख्या भूगोल में भूतल है। जनसंख्या भूगोल में भूतल के जनसांख्यिकीय पक्ष, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि दर, लिंग अनुपात, साक्षरता तथा जनसंख्या वृद्धि में उत्पन्न समस्याओं का वितरण दिया जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, जनसंख्या भूगोल हो गया। जनसंख्या भूगोल का भूतल है जनसांख्यिकीय पक्ष, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि तथा लिंग अनुपात। जो हमारे समाज में घनत्व होती है, जनसंख्या वितरण होती है, घनत्व होती है, वृद्धि होती है, मरते हैं 100 मरते हैं तो 102 या 103 पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार से जन्म होते हैं या जो भी रख लीजिए, लिंग अनुपात, साक्षरता तथा जनसंख्या वृद्धि दर में उत्पन्न हो रहती है। तो ये हमारा हो गया जनसंख्या भूगोल। जो चौथा है हमारा मानचित्र भूगोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने आपको जैसे बताया था पहले ही कि मानव भूगोल की निम्न शाखाएं हैं, जो मानव भूगोल है उनकी निम्न शाखाएं और कई सारी शाखाएं जो कई भागों में डिवाइड है, कई भागों में बटे हुए हैं। तो जो चौथा है मानचित्र भूगोल के अध्ययन की आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उपकरण है। मानचित्र भूगोल में उनकी रचना, प्रकार, मापक, प्रक्षेप, उच्चावच, प्रदर्शन तथा भूमापन आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों किया जाता है
मानचित्र भूगोल में। तो मानचित्र भूगोल का ये इंपॉर्टेंट रहता है, यानी आपका बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में लिखे या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में लिखिए, तो आपको इसी प्रकार से सेम लिखना रहेगा। जनसंख्या भूगोल जैसे मैंने हेडिंग डालकर लिखा है, ठीक उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा दोस्तों। तो आपको पता होगा, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में आपका 5 तक हम आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको 5 तक इसी प्रकार से हेडिंग में लिखना रहेगा। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना है कि मानव, जैसे पूछ लिया गया दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कि मानव भूगोल की निम्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 10 नंबर आपको कैसे अचीव करना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपको हेडिंग डाल कर सारा लिख देना। यदि आपको हेडिंग याद है तो आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, और उसी के अनुसार यदि आप लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो काफ़ी अच्छे नंबर देकर जाएगा आपको। तो प्रादेशिक भूगोल में मुख्यतः होता क्या है कि प्रादेशिक भूगोल में प्रादेशीकरण, उसके आकार तथा प्रदेशों के भौगोलिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रादेशिक भूगोल में होगा दोस्तों कि प्रादेशिक भूगोल प्रदेशीकरण, उसके आकार तथा प्रदेशों के भौगोलिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। मानव का प्रकृतिकरण, जो पूरा चैप्टर है दोस्तों, पूरा चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से आपको अच्छे मार्क लाना है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है, और जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको मैं बीच बीच में ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इसी प्रकार से हेडिंग डालकर लिखना है, ये भी आप नोट करते जाइए। यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप प्लीज़ इसको लेकर बैठकर आप इसको सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप इस एक प्रकार से इसको क्या रख सकते हैं, नोट्स रख सकते हैं। नोट्स के आधार पर आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। तो मानव का प्रकृतिकरण क्या है दोस्तों, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला नंबर प्रश्न है आपका, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। ये आपका लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय होता है। यानी आपको जो यदि आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आता है तो ऑटोमेटिक आपको डिटेक्ट होकर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप बनाकर लिख सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको यदि अति लघु उत्तरीय नहीं आता है तो यदि आपको दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका लिख जाएगा। आपको पता हो जाएगा कि इस प्रकार से हमें लिखना है दोस्तों। तो मानव का प्रकृतिकरण, मानव की प्रकृतिकरण की व्याख्या, मानव की प्रकृतिकरण की व्याख्या किस प्रकार से है। भौतिक पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया, भौतिक पर्यावरण के अन्योन्य क्रियाओं करने के लिए मानव प्रौद्योगिकी की सहायता लेता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूची होती है। मानव ने प्रकृति के नियमों का बेहतर ढंग से समझने के पश्चात ही प्रौद्योगिकी का विकास किया है। उदाहरण अनुसार क्या है कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि के खोज में मानव की मदद की। इसी प्रकार से डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को सुलझाने की पश्चात ही आगे बढ़ाया। दोस्तों इतना तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यानी क्वेश्चन जो यही है, इसका उत्तर थोड़ा है बड़ा, तो ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन रख लीजिए दोस्तों। मानव ने बहुत सी बीमारियों पर विजय हासिल की है। जो मानव दोस्तों, इंसान को कहा जाता है, मुख्यतः इंसानों को कहा जाता है मानव, हासिल की है। मानव ने अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान यानी पहियों का आविष्कार किया। विकसित करने के लिए वायुगतिकी के नियमों का प्रयोग किया था। आदिम मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। एलन सी सैंपल के अनुसार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपका जो सैंपल के अनुसार या कोई भी जैसे मैकाइवर और पेज के अनुसार, ग्रेफन टेलर के अनुसार, मैकफोर्ड के अनुसार, तो ये अपना अपना एक टिप्पणी रख रहे हैं दोस्तों। आपको भी इनको भी लिखना रहेगा, इनको भी आपको शामिल कर बोर्ड एग्जाम में चलना रहेगा दोस्तों। तो आपका जैसे नेटवर्क नहीं होगा उसी प्रकार से इसका भी हो गया। आपको बोर्ड एग्जाम में इनको भी लिखना जरूरी रहेगा। आपको काले पेन से क्या लिख रहा है, एलन सी सैंपल के अनुसार, एलन सी सैंपल के अनुसार, इनके अनुसार यानी अपना एक टिप्पणी व्यक्त कर रही हैं कि हमारे अनुसार इसकी परिभाषा ये हो सकती है। तो एलन सी सैंपल के अनुसार सभी भौतिक कारकों में भू आकृति
एवं ऐसा कारक जो लोगों की विशेषताओं को निर्धारित करता है, जो लोगों की विशेषताओं की क्या करता है दोस्तों, निर्धारित करता है, वो आपका हो जाएगा भू आकृति एक ऐसा कारक। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। इतना यदि आपको समझ में आएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। किसमें? चुटकियों में यदि आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं और एक अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाते हैं, इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट, यानी जो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ भी नहीं समझना है दोस्तों। आपको समझना है कि जो एग्जामर है बोर्ड एग्जाम में जो पेपर दिया है इसका ये कहना क्या चाहता है, यानी आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है हमें कि ये किस प्रकार से। तो बस यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं तो आपका ऑटोमेटिक जो आंसर है वो डिटेक्ट हो जाएगा आंसर। अब ये नहीं कि आप लिखे हैं नहीं और बोले सर आपको आंसर ऑटोमेटिक डिटेक्ट किस प्रकार से हो रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको यदि आपको माइंडसेट जो आपका सही रहेगा तो आप बड़े आराम से बड़े आसानी से लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन था दोस्तों, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय जो भी रख लीजिए। तो यहाँ तक आपको कितने 200 या 250 शब्दों में था। तो यदि आप इतना लिख लेते हैं तो आपको 10 नंबर लाने से बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को क्या करना है दोस्तों, परिभाषित करना है। मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल का अर्थ क्या है, मानव भूगोल क्या कहलाता है, तो ये सभी है कॉन्सेप्ट। तो प्रश्न नंबर जो पहला है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर है मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यत्म संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किए जाने वाला अध्ययन है। तो मानव भूगोल का मुख्यतः ये है कि मानव भूगोल उनके वातावरण शक्तियों, यानी जो मानव की शक्तियाँ हैं, मानव की आधार है, मानव की प्रबल शक्तियाँ हैं, कार्यत्म संबंधों का प्रादेशिक आधार है मानव भूगोल। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है, उप क्षेत्रों में आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया जाता है। तो ये जो उप क्षेत्र हम छोटे छोटे शब्द में बताए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया है कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं, उसके बाद में सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, मानचित्र भूगोल। तो उसी प्रकार से आपको हेडिंग देकर ये भी क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा दोस्तों। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों का नाम बताइए या लिखिए। तो आपका जो पहला है प्रादेशिक भूगोल है, पहला है आपका प्रादेशिक भूगोल, दूसरा है ऐतिहासिक भूगोल, तीसरा है संसाधन भूगोल, चौथा है सांस्कृतिक भूगोल, पांचवा है पर्यटन भूगोल और जो छठवां है राजनीतिक भूगोल, सातवां है जनसंख्या भूगोल। तो आपको ये जो यदि आपका दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आ गया, तो आपको इसके पीछे यानी आपके इसके आगे कुछ लिखना रहेगा। यानी प्रादेशिक भूगोल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक भूगोल का तात्पर्य क्या है, संसाधन भूगोल का तात्पर्य क्या है, सांस्कृतिक भूगोल क्या कहना चाहता है। तो इनके उप क्षेत्रों का नाम आपको लिखना रहेगा दोस्तों। तो ये आपका अति लघु उत्तरीय में है, आपको ये 2 नंबर का रहता है। किसमें, भूगोल में रहता है, किसमें, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है ये आपको बताना है। तो नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है, ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद ग्रिग्स टेलर ने सन 1920 में सन 1920 में नवनिश्चयवाद की संकल्पना क्या है, प्रस्तुत की। नवनिश्चयवाद की 1920 में ग्रिग्स टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखना रहेगा दोस्तों। जो मैं क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपको किसमें, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी लिखना पड़ सकता है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है दोस्तों, जो आपका 250 या 200 या 150 शब्दों में लिखना रहता है मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के नाम लिखें। विचारधाराएं क्या है, प्रमुख विचारधाराएं, इनके आपको नाम लिखना है। किस प्रकार से लिखना है मैं बता रहा हूँ, और जो दोस्तों मैं इस प्रकार से लिखा हूँ आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ट्रिक का फॉलो करते रहिए, क्योंकि ट्रिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में जो आपका
अहम रोल होगा वो होगा ट्रिक का ही। आपको ट्रिक के अनुसार आपको यदि जो एग्जामिनर होता है क्या देखकर, आपका कॉपी देखता है, कॉपी किस प्रकार से आपने लिखा है, आपका जो क्वेश्चन का आंसर देखता है वो एक दो लाइन देखता है, यदि आपने सही लिखा है उसी के अनुसार वो जो होता है वो एग्जामिनर जो होता है पढ़ने नहीं बैठता है कि आपका कॉपी किस प्रकार से, आपकी राइटिंग पर पहले वो कॉन्सेंट्रेट करता है कि इसका राइटिंग क्या कहलाता है। उसके बाद में हेडिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है कि हेडिंग किस प्रकार से इसने दिया हुआ है। तो हेडिंग और राइटिंग के ऊपर आपका जो मार्क होता है वो ज़्यादा अच्छे से मिलता है दोस्तों। जो एग्जामिनर होता है उसी के अनुसार आपका जो आगे होता है क्वेश्चन का आंसर वो देते चला जाता है। तो ये आपका होगा दोस्तों किसमें, राइटिंग। और उसकी बात हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के कौन कौन से हैं। तो जो विचारधाराएं हैं वो निम्नवत हैं, जैसे मैंने बताया था निम्नवत कई सारे हैं, निम्न यानी बहुत सारे हैं। जो पहला है वातावरण निश्चयवाद या जर्मन विचारधारा, वातावरण निश्चयवाद या जर्मन विचारधारा। दूसरा है संभववाद या भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा, संभववाद या भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा। और जो तीसरा है नव निश्चयवाद या भूगोल की अमेरिकी विचारधारा। तो ये सब जो है विचारधाराएं ही हैं, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इनके, और इनके अनुसार जो क्वेश्चन भी बन सकता है कि वातावरण निश्चयवाद या जर्मन विचारधारा क्या है। ये क्वेश्चन यदि आपका बन गया तो अति लघु उत्तर क्वेश्चन में आपको लिखना रहेगा। अति लघु उत्तर क्वेश्चन यदि आप ये लिख देते हैं तो इसमें अभी आपको 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। 2 नंबर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपको 2 नंबर। और ये जो चैप्टर होता है इसी अनुसार आपका चैप्टर खोखला होता जाता है। जिस प्रकार से यदि आप पढ़ते चले जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, फालतू क्वेश्चन को ना पढ़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं तो उसी के अनुसार आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में डिसाइड होता रहता है। भूगोल की प्रकृति दोस्तों जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर 1 ही है दोस्तों, चैप्टर एक ही है, चैप्टर जो है एक ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें चैप्टर में जो एक ही है मानव भूगोल प्रकृति और क्षेत्र, और इसके इंपॉर्टेंट कई सारे भाग हैं। इस चैप्टर के कई सारे भाग हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे अर्थ हैं। तो भूगोल की प्रकृति, भूगोल की प्रकृति में जीन बुन के अनुसार, जीन बुन के अनुसार इनके अनुसार, जैसे मैंने बताया था एलन सी सैंपल के अनुसार और मैकाइवर यू पेज के अनुसार, ये अपना एक टिप्पणी रख रहे हैं कि हमारे अनुसार इसका परिभाषा ये हो सकता है, इसका इंट्रोडक्शन ये हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। तो जीन बुन के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भशास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानवचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध केंद्र बिंदु स्थान से है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ है, मानव विकास कहाँ है और कब वह कैसे हुआ आदि प्रश्नों के भौगोलिक दृष्टिकोण में प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। दोस्तों जो मानव भूगोल की प्रकृति है, अब इसका जो इंट्रोडक्शन है कुछ इस प्रकार से है कि मानव भूगोल जैसे अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों यानी कीमतों जोड़ना घटानों से है, गर्भशास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का जो पेड़ पौधे से है, और समाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है, तथा इतिहास का संबंध समय से है। ठीक उसी प्रकार भूगोल का जो एक नियम है, भूगोल का जो संबंध है, भूगोल का एक संबंध है किससे, केंद्र बिंदु से है। केंद्र बिंदु के स्थान पर आपका जो होता है मानव भूगोल या भूगोल का संबंध कहलाता है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसका जो क्रियाकलाप है अंतर्गत केंद्र बिंदु में मानवीय क्रियाकलापों का विकास हुआ है और प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति का दर्शाता है। जिन बुन के अनुसार ये कहलाता है भूगोल का प्रकृतिकरण दोस्तों। तो इनके अनुसार ये टिप्पणी कहा है इन्होंने कि हमारे अनुसार ये हो सकता है और ये हो रहा है इनका दोस्तों। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें मानव भूगोल यानी भूगोल की प्रकृति। तो जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भूगोल की कितनी शाखा है, निम्नलिखित में भूगोल की कितनी शाखा है। जो प्रेजेंट टाइम है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से भूगोल की कितनी शाखा है। तो ये आपका जो शाखा है वो 3 है, मुख्यतः 3 ही शाखा है प्रेजेंट टाइम में। और इसके कई भाग हैं, जैसे अलंकार क्या हो गया, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। और अलंकार के जो होते हैं 6 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका भी है, मुख्यतः जो होती है इसकी 3 शाखा है प्रेजेंट टाइम में। कौन है, पहला है भौतिक भूगोल,
दूसरा है मानव भूगोल, तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। तो इसकी कई शाखा निकल कर आते हैं। भौतिक भूगोल की कई शाखा निकल कर आ गए, मानव भूगोल की कई शाखा निकल कर आ गए, प्रादेशिक भूगोल की कई शाखा निकल कर आए। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि उनके अनुसार ये हो सकता है। आपको हमने किसका अलंकार का उदाहरण दे दिया है कि इसके अनुसार आपका जो कई भागों में डिवाइड हो जाता है, इसके अंदर कई सारी शाखाएँ हैं मौजूद हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से भूगोल की कितनी शाखा है? 3 शाखा है प्रेजेंट टाइम में दोस्तों। अब हम इसको और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमारा, नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम बताते रहते हैं, आपको आंसर भी बताएंगे, क्वेश्चन को भी बताएंगे। और वीडियो को आप अभी शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं दोस्तों, और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया और वीडियो यहाँ तक आप देख लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद ग्रिफ टेलर ने सन 1920 में आपका ये शॉर्ट में भी पूछ लिया था है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में दोस्तों, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछ लिया था है। तो नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? हमने आपको बता दिया है 1920 में ग्रिफ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जो 2 विचारधाराएं पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य वर्ग को परिलक्षित करती है। उन्होंने इसको नवनिश्चयवाद की संज्ञा प्रदान की या संज्ञा कहलाया। तो नवनिश्चयवाद का ये हो गया अर्थ दोस्तों। नवनिश्चयवाद का आप क्या समझते हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद ग्रिफ टेलर के अनुसार 1920 में नई संकल्पना का प्रस्तुत किया गया, जो कि 2 विचारधाराएं भी थी। पहला था पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरा था संभववाद निश्चयवाद। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका था, जो पहला चैप्टर था मानव भूगोल और प्रकृति क्षेत्र। इसके कई भाग डिवाइड होते निकलते रहते हैं दोस्तों। भूगोल की प्रकृति जैसा कई प्रकार से निकलते रहते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर, पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूरा जो आपको पढ़ने लायक था, आपको हमने पूरा बता दिया है किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में आता है और किस प्रकार से आपको पढ़ना रहता है। तो आपने कॉपी पढ़ लिया तो ले लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो को रोक कर आप पूरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और घर पर पढ़िए। रटना बिल्कुल भी मना है, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि आपका क्वेश्चन आगे समझ में आ जाए। और आगे यदि आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पूरा आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।